अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ उमैर बशीर मौजूद है। उमैर, कैसे हैं आप? मेरा हाल पूछते पूछते आयशा का हाल खराब हो गया। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी नया साल मुबारक और आप सबको भी नया साल मुबारक हो। और उम्मीद और दुआ यही है कि जो नया साल आया है 2021 आया है वो 2020 से मुख्तलिफ हो और ज़िंदगी जो जिस तरीके से 2020 से पहले चल रही थी उसी तरीके से हालात नहीं उमैर, हम नॉर्मल तो एक अलग बात है, लेकिन 2020 से पहले भी जो प्रॉब्लम्स थी वो उसी तरह से मौजूद होंगी। हमने कोशिश ये करनी है कि 2021 जो हो वो जो पिछला नॉर्मल था उससे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स थी हमने उनको भी ओवरकम करना है और स्पेशली 2020 जो गुजरा है इसने बहुत ज़्यादा परेशानियां तो दी ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सबक भी हमें दिया है कि जब भी मुश्किल आती है तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ ख़राबी है, कहाँ पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और 2020 को मैं हमेशा यही कहती हूँ मैर कि यहाँ पर ये साल वो नहीं था कि इसमें आपने क्या अचीव किया तो आप कामयाब होंगे। 2020 सर्वाइवल का साल था। अगर 2020 के आखिर तक आप लोगों ने सर्वाइव किया है, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, आपको कोरोना हुआ, कोरोना से सेहतयाब हो गए तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप कामयाब है। अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो भी आपको बहुत बहुत मुबारक। अपनी सेहत को उसी तरह से बरकरार रखें, उस पर मजीद काम करें और अपने आप को महफूज भी रखें। और एक बात जी, आप ये नहीं कह सकते कि 2020 गुजर गया पता भी नहीं चला। नहीं, बहुत अच्छी तरह पता चला। ये पहली दफा हुआ है, नहीं तो जैसे ही कोई नया साल आता था तो ये हर कोई यार गुजर भी गया पता भी नहीं चला। 2020 जो है ना, इस दुनिया के एक एक बंदे को, एक एक इंसान को बहुत ही अच्छी तरह से पता चला होगा। गया कि भाई मैं, हाँ जी भाई, मैं याद रखोगे सारी जिंदगी जब बूढ़े हो जाएंगे तो अपने बच्चों को बताएंगे सारे और अपने पोता पोतियों को बताएंगे कि 2020 में ये हुआ था। जिस तरह से हमारे दादा दादी हमें बताते थे कि हमारे टाइम में ये मुश्किलात थी, 2020 में जितनी मुश्किलात थी ना तो उससे अल्लाह तौबा, अल्लाह माफ़ी करे, हम यही कह सकते हैं। जाते थे क्या 2020 भाई और कोई साढ़े लाइक और मुझे भी फ्लू वगैरह जो है ना करवा के चला गया। लेकिन आज का शो जो है इस साल का पहला शो है हमारा और इस वीक का आखिरी शो है। और के साथ हम आगाज़ करते हैं कि आने वाला बल्कि जो शुरू हो चुका है साल 2021 ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ हमारे लिए लेकर आए, बेहतरी लेकर आए। जो सेहत के मसाइल है, जो ख़राबियाँ हैं सेहत के निज़ाम में, उसके ऊपर सोचा जाए, उसको बेहतर किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो कहा जाता है ना कि यहाँ पर तो चलो प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क है। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क, सुपर पावर अमेरिका को देख लें, वहाँ पर सेहत का निज़ाम बैठ गया, इकॉनमी बैठ गई। तो इसलिए ज़रूरी बहुत ज़्यादा है कि इन सब चीज़ों पर काम किया जाए, इनको प्रायोरिटाइज किया जाए सेहत की सहूलियत। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर और बहुत सारी नई ख्वाहिशात। आज के टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं। सियासत के हवाले से बात करेंगे, PDM के हवाले से बातचीत होगी। उसके अलावा आयशा, आपने ज़ाहिर साइकिल आप सब चलाते हैं, जब से कोरोना आया तो साइकिलिंग का ट्रेंड भी बढ़ा, लेकिन 3 इंच की साइकिल, ये क्या मामला है? और 3 इंच की साइकिल करती क्या होगी? साइकिलिंग वैसे मोस्टली करते हैं ना हम फिट रहने के लिए। 3 इंच की साइकिल आपको फिट रहने में मदद देती है या फिर एमी शुगल के लिए किसी ने बनाई है, ये आपको बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। और हुकूमती इत्तेहादी इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस बारे में बताएंगे। आगाज़ करते हैं। अपोजिशन के इत्तेहाद में एतमाद का फुकदान पैदा होने लगा है। जिस वक्त से हमारा ये शो शुरू हुआ है और जब से PDM की सियासत का आगाज़ हुआ है उमैर, हमने हमेशा ये डिस्कस किया है कि ये जितनी भी जमातें इस वक्त PDM में मौजूद हैं इनमें एतमाद नहीं है, एक दूसरे पर भी ये एतमाद नहीं करती हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI में छोटे छोटे गिले शिकवे जो है अब बाकायदा खलीज बनने लगे हैं और चैलेंज बन चुके हैं PDM की सियासत के लिए। बिलावल भुट्टो की जानिब से सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का यकतरफा फैसला नून लीग और JUI को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके अलावा जरदारी साहब के एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर नून लीग को तशवीश है और पीपल्स पार्टी को भी नून लीग की जानिब से सोलो फ्लाइट लेने की शिकायत है। बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ की जेल में हुकूमती इत्तेहादी मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात हज़म नहीं हो रही और बिलावल ये शिकवा भी पूरी तरह ज़बान पर नहीं लाए थे कि मौलाना फजल रहमान भी मोहम्मद अली दुरानी से मिल लिए। तो मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद अली दुरानी ने मौलाना को नेशनल डायलॉग की दावत दे दी है, इन हाउस तब्दीली की पेशकश भी कर दी है। तो आयशा, यहाँ पर भी अब सवाल उठता है कि मोहम्मद अली दुरानी हुकूमत जो है वो इस तरफ जाने लगी है, इन हाउस तब्दीली का सोच रही है। इस सारी सूरत हाल में आज PDM की क़यादत का इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है और इस अहम तरीन इजलास में बिलावल भुट्टो की शिरकत वीडियो लिंक की हद तक महदूद होगी। सियासी मुबस्सरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि आज होने वाले इजलास में
ये इस्तीफ़ों का मामला सेनेट इलेक्शन के बाद तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि वो ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और नून लीग ने भी कह दिया कि वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आज PDM इजलास में मज़ीद क्या होने के लिए जा रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह साहिबा। नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। ये बताइएगा कि PDM का सरबराही इजलास आज होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने और सेनेट का मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला किया है। क्या पीपल्स पार्टी दीगर जमातों को इन फैसलों पर कायल कर लेगी? देखिए, CC का जो फैसला है वो जैसे आपको चेयरमैन ने बताया एक बहुत डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सारे मामलात जो हैं वो PDM में डिस्कस होंगे। PDM एक सियासी फोरम है, जो फैसले होते हैं एक राय से होते हैं, और उसमें इंशाल्लाह पर उम्मीद है कि एक बार फिर PDM जो है वो यक राय से जो फैसले करेंगे, क्योंकि हमारा इत्तेहाद ही हमारी स्ट्रेंथ है। और मुखालफों को अगर ये खुशफहमी है कि कोई PDM में दरारें हैं तो वो अपनी तरफ झांकें, जहां आया दिन छलांगे लगाते हैं इनके जो इत्तेहादी हैं। कोई इत्तेहादी निकल के रूट के बैठ जाता है, कोई दूसरा इत्तेहादी निकल के बैठ जाता है, तो उनको अपनी खैर मनानी चाहिए। जहाँ तक PDM का फैसला है, जो भी फैसले हैं, हमारी एहतजाज, हमारे तहरीक, हमारे सियासी मैदान जो है वो ना छोड़ने के फैसले जो हैं वो मुश्तरका होंगे और एक राय से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा नफीसा साहब, ये तासुर भी आम है कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से राबते में है, इसलिए नायब ने पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं पर हाथ हल्का रखा हुआ है। इस तरह के शुकूक व शुबहात का इजहार अब PDM के रहनुमा भी कर रहे हैं, तो इस तासुर में किस हद तक सदाकत है? देखिए, मुझे हैरत है कि इस वक्त एक ज़मीर का कैदी खुर्शीद शाह साहब को 1 साल से ज़्यादा हो गया है नैब की जद में, और आप कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के ऊपर हल्का हाथ है। और इसी तरीके से बाबुल भयो, जो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको 2 साल हो रहे हैं नैब की कैद में हैं। कई हमारे जो हैं पीपल्स पार्टी के ओहदेदार नैब की जद में हैं, कई जेलें काट के आ चुके हैं, कई जो हैं वो चार्जेस फेस कर रहे हैं, हाजिरियां काट रहे हैं। ख़ुद जरदारी साहब को बीमारी की हालत में उनको हाजिरियों पर बुलाया गया, उनको हरासा किया गया। उनकी बहन मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा को जेल में रखा गया। मुझे बताएं, इस पूरे सियासी अगर आप मंजरनामा देखें, कोई एक खातून अगर जेल में उन्होंने भेजा है तो वो पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी हमारी विमेंस विंग की सदर हैं उनको जेल में रखा गया। तो जहां नैब ने ये हालात, नैब न्याजी कटचोड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर लेवल पर उनको हरासा करने की कोशिश की, सियासी इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, तो ये मुझे नहीं पता कि ये तासुर कौन दे रहा है और ये तासुर कैसे आ रहा है। हमारा इस वक्त जहां मुकाबला PTI की जाली हुक्मरानी से है, मुकाबला जो नैब की हवाले से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हम इस वक्त नैब के भी ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ बुलंद है, क्योंकि नैब ने सिर्फ सियासतदान तो फेस कर लेंगे, लेकिन इस मुल्क की सिविल सोसाइटी, इस मुल्क के असातिज़ा, इस मुल्क की बिज़नेस कम्यूनिटी, सब के सब नैब की जद में है। ये इदारा इस वक्त एक मैं समझती हूँ कि रियासती दहशत गर्दी का एक हथियार बन चुका है। और नफीसा साहिबा, मरदमशुमारी के नताइज पर पीपल्स पार्टी ने MQM से मुलाकात की है, जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, और हुकूमत ने यह भी कह दिया कि आइंदा इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी जो है वो करवा ली जाएगी। MQM को यकीन दहानी करा दी है। ऐसी सूरत हाल में किस कदर आपको चांसेस नजर आ रहे हैं कि MQM हुकूमत से अलग होकर ऑपोजिशन के साथ मिल जाएगी? देखिए, जैसे मैंने कहा, आज ये दूरबीनी लेकर PDM की तरफ देखते हैं, जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हों, और हर मौके पर ये कमेंट्रियाँ शुरू कर देते हैं। इनको अपनी जमात के अंदर, इनको अपनी काबीना के अंदर, इनको अपने इत्तेहाद के अंदर देखना होगा। और आज MQM नाराज़ बैठी है, कल मेंगल साहब नाराज़ थे, और कल शायद एक बार फिर इनकी क्यू जो है जहाँ पर ये मिन्नते तरले करने जो गए थे खान साहब, कल शायद हो सकता है वो फिर नाराज़ हों। तो ये अपने इत्तेहाद को अगर इकट्ठा रखें तो ये इनके लिए बड़ी बात होगी। इनका इत्तेहाद इंशाल्लाह तितर बितर हो रहा है, और ये सारे इंशाल्लाह PDM की स्टेज पर होंगे इस साल, नए साल।
ठीक है, नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो ये कह रही हैं कि हमारे भी कुछ रहनुमा हैं जो नैब की इज्जत में हैं, तो हम पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि हम पर हौला हाथ रखा गया है। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां नून लीग में हो रही हैं उमैर, उस तरह पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियां रुक गई हैं। लेकिन आयशा, इस सवाल ये उठता है कि इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? जिनके आप साथी हैं, जिनके आप इत्तेहादी हैं, जो आपके साथ इत्तेहाद करके चल रहे हैं, वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये और कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, ये हुकूमत इल्ज़ाम नहीं लगा रही। तो उसके इख्तिलाफात बैठ के ख़त्म करें ना, ताकि इस तरह से सरेआम पब्लिक में इस तरह की बात ही ना हो और कोई तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने ना आ सके। अगर आपको कुछ समझाना है तो आप जाके अपने जो आपके इत्तेहादी हैं आप उन्हें जाकर समझाएं, उन्हें मनाएं, क्यों वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसे शिकवे शिकायत वो मीडिया के सामने। और ये सिर्फ ऑपोजिशन को करने की जरूरत नहीं है, हुकूमत को भी ये करने की जरूरत है, क्योंकि ऑपोजिशन इत्तेहाद के बाद हम हुकूमत के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमें काफ़ी तकसीम जो है वो नज़र आ रही है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि इस तकसीम की वजह से हुकूमत इत्तेहाद जो है उसमें काफ़ी दूरियां पैदा हो गई हैं। मैं मुत्तहिदा वाले मरदमशुमारी के मामले पर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आना चाहते हैं, जबकि काफ लीग की क़यादत की बात की जाए तो उसको हुकूमत से एतमाद में ना लेने का शिकवा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मिजाज भी काफ़ी बरहम है और ऐसे में हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी मनाओ राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मुझे समझ नहीं आती उस वक्त ही शुरू क्यों किया जाता है जब ऐसा लगता है कि पानी जो है वो सर से गुजर चुका है। उमैर बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन यह है कि हुकूमत ने टास्क दे दिया है और जिन जिन रहनुमाओं को टास्क दिया गया उनके नाम आपको बताते हैं। फिरदौस शमीम नकवी, अली मादिल शेख और खुर्रम शेर जमान मुत्तहिदा को मनाने के लिए टास्क दिया गया है। ये तीनों रहनुमा बहादुराबाद पहुँचे। और इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब की, तो चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन को मशवरा दिया है कि हालात ऐसे हैं कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात की जानिब बढ़ा जाए। और चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत से भी शिकवा किया है, ये कहा है कि हुकूमती नुमाइंदे हर मामले को अना का मसला ना बनाएं। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। काफ़ी के रहनुमा कामिल अली आगा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आगा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वीडियो लिंक पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर कहेगा कि इत्तेहादी जमातें भी PTI से कुछ नाराज़ सी दिखाई दे रही हैं, कि आपकी जमात के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये बताइएगा, और क्या मुशावरत ना करने का शिकवा अभी तक आपका दूर नहीं हुआ? हमारा शिकवा शिकायत जो रहती है इस हुकूमत के साथ या PTI के साथ, वो भी एक बुनियादी मसला है। वो ये है कि हमारे साथ जो मुआदा हुआ था उसके अंदर जो पहली शराइत थी वो उस मुआदे की ये थी कि जो भी पॉलिसी हुकूमत बनाएगी उसके अंदर हमारी मशावरत शामिल होगी और डे टू डे इश्यूज़ के ऊपर जो है वो तसलसल के साथ मुशावरत की जाएगी, डे टू डे मुशावरत होगी, मसाइल का हल निकाला जाएगा। बदकिस्मती ये है कि PTI का तर्ज सियासत थोड़ा मुख्तलिफ है, हमारा अंदाज़ सियासत कुछ मुख्तलिफ है। हम मशावरत के अमल को ज़रूरी समझते हैं और हमारे मुआदे का बुनियादी जो हिस्सा था और बुनियादी शराइत थी वो हम बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने मोनसलाई साहब वाली जो शर्त थी कि वो उनको वज़ीर बनाया जाएगा, हमने उसके ऊपर कोई ज़िद नहीं की। हमने खुद ब खुद कह दिया कि रोज़ाना मीडिया के अंदर ये बात आती है कि शायद हम नाराज़ होते हैं इसलिए कि मोनसलाई साहब को वज़ीर बनाया जाए, तो हमने ये बात बरमला कह दी और मीडिया के ऊपर ऐलान कर दिया कि हम मोनसलाई की वजारत से बिल्कुल इनकार करते हैं, हमें वजारत नहीं चाहिए। और उसके बाद सालक साहब के लिए भी मीडिया के अंदर आया कि PTI ने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको चौधरी सालक साहब को वज़ीर बना दिए। हमने कहा कि ये इशू नहीं है, अगर हम मोनसलाई साहब की नहीं ले रहे तो सालक साहब की कैसे ले लेंगे। हमारा तो आपस में इतना इत्तफाक है और ये मसाली इत्तफाक है चौधरी बरादरान का कि वो एक दूसरे के ऊपर जान निशावर करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि मोनसलाई की अगर वजारत हम नहीं ले रहे तो सालक साहब की वजारत ले लें। तो ये हमने ऐलान कर दिया कि हमें वजारत चाहिए ही नहीं, हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। अच्छा आगा साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको अभी भी हुकूमत से बहुत ज़्यादा शिकवा है, तो इस शिकवे के साथ आपका इत्तेहाद अब तक कैसे बरकरार है? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जमात जो है वो एक ऐसी जमात है जो हमेशा से रियासत की इत्तेहादी समझी जाती है और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम रियासत के हमदर्द हैं और रियासत के इत्तेहादी हैं। और बिलाशुबा हम वो
सियासत करते हैं जो रियासत के मफाद में होती है, मुल्क व कौम के मफाद में होती है, मुल्क की सलामती के लिए भरपूर हिस्सा हमारी जमात का रहा है, हमारी क़यादत का रहा है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई वो सियासत करते हैं वो जो मुल्क और कौम के मफाद में हो, आम आदमी के मफाद में हो। हमारे दौर में जो काम हुए वो भी आम आदमी के मफाद के काम थे और लोग आज तक उनको याद करते हैं। आज़म पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी सियासत में रहते हुए इन हाउस तब्दीली का इशारा दिया है। पंजाब और विफाक में अदम एतमाद की बात भी सामने आई है। तो अपोजिशन अगर इस तरह की कोई चाल चलती है तो फिर मुस्लिम लीग काफ का क्या फैसला होगा? देखें, ये अदम एतमाद वाली बात तो एक नए सिरे से अपोजिशन की तरफ से शुरू की गई है। अपोजिशन चूँकि जो PDM वाला मामला था उसके अंदर बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। अगर कोई इस किस्म का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर आएगा तो फिर हमारी जमात अपने प्लेटफार्म के ऊपर बैठ के उसके मुतल्लिक कोई फ़ैसला करेगी। लेकिन इस वक्त तो हम एक मुआहदे में PTI के साथ हुकूमत में शामिल हैं और हमारी क़यादत का वतीरा यही रहा है और तर्ज़ सियासत भी यही है कि जो मुआहदा कर लेते हैं उसके ऊपर कायम रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे और हमारी अटमोस्ट कोशिश होगी और आखिरी हद तक हम इसके लिए जाने के लिए तैयार हैं कि ये हुकूमत कामयाब हो। अच्छा आगा साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने हुकूमत को मशवरा दिया कि अपोजिशन से मुज़ाकरात किए जाएँ और हमें याद है कि जिस वक्त मौलाना फजल रहमान की जानिब से धरना दिया गया था उस मरतबा भी चौधरी बिरादरान जो हैं वो गए थे मुज़ाकरात के लिए। अगर इस मरतबा रब्ता किया जाता है तो आपकी जमात सालसी के लिए तैयार होगी? देखें, ये सालसी का किरदार नहीं होता। मैं समझता हूँ कि बातचीत सियासत का एक अहम जुज़ है और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा हुकूमत से वो भी यही हैं कि वो मशावरत नहीं करते, वो बातचीत नहीं करते, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। और मसाइल बढ़ाना कोई खूबी वाली बात नहीं होती और कोई अच्छी बात नहीं होती। सियासत करनी है तो खुले दरवाजे से की जाए, बातचीत के ज़रिए की जाए, मसाइल का हल निकल सकता है। हर दौर के अंदर अगर दुश्मन के साथ भी कोई जंग छिड़ जाए और कोई एक कशमकश की सूरत अख्तियार हो जाए तो उसका भी अल्टीमेटली जो हल निकलता है वो बातचीत से निकलता है। टेबल पे बैठ के बहुत सारे मसाइल हल किए जाते हैं और होते रहे हैं। दुनिया का तरीका तर्ज़ सियासत, अच्छा तर्ज़ सियासत यही होता है कि बातचीत की जाए, राब्ते रखे जाएं, राब्तों के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाए, अच्छी बात को तस्लीम किया जाए, बुरी बात को रद्द किया जाए। यही सियासत है। अगर किसी वक्त अगर ऐसी कैफियत पैदा हुई। आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डिटेल से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कि काफ लीग हुकूमत की नहीं रियासत की इत्तेहादी है और बातचीत के ऊपर इनकी बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। इनका तर्ज़ सियासत जो है वो यही है। इसी पर बात कर लेते हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में क्या सोच रही हैं और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ अपोजिशन का चैलेंज है तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इत्तेहादी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं अब हुकूमत के ऊपर। तो MQM के बाद अब मुस्लिम लीग काफ भी सामने आ गई है। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ अभी मौजूद थे और वो ये कहते थे कि हम PTI के नहीं बल्कि रियासत के इत्तेहादी हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? सियासी हरीफों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आपने 2020 में जो नाकस हिकमत अमली, बदबूदार बयानियाँ और आपस में इंतशार पे मबनी जो टीम वर्क किया उस पे नई साफबंदी करें, अपने बयानिए की इस्लाह करें और इस चीज़ को एक असर नौ सोचें कि वो बयानिया जो पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया उसको ना दोहराएं। अपना आइनी और कानूनी रोल जो है
वो अदा करें और हुकूमत की पॉलिसीज़ और इश्यूज़ पे तनकीद करें। हम आपकी कीमती आरा का एहतराम करते हुए अवाम के मफाद में आपकी हर तरह की रिकमेंडेशन को अवामी मफाद में बरूए कार लाएंगे। अच्छा, अपोजिशन की जमातें जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर रही हैं, तो इससे तो जाहिर होता है कि हुकूमत के लिए नए साल की जो शुरुआत है ईशा, वो बेहतर है, वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि जैसे हुकूमत कह रही थी कि ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये सड़कों पर नहीं आएंगे, ये धरना नहीं देंगे, नई तारीख आएगी। इससे पहले भी हमने देखा कई तारीखें दी गई मरीम नवाज़ की जानिब से, और PDM की जानिब से अगर हम कहें 31 जनवरी की भी एक तारीख थी आपको, सॉरी 31 दिसंबर की भी एक तारीख थी, आपको याद होगा इस्तीफे जमा करवाने के लिए अब 31 जनवरी की हो गई है। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं हुकूमती वज़रा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा है, क्योंकि इनका आपस का जो मसला है, आपस में जो एतमाद का फुकदान है, वो फ़ायदा पहुँचा रहा है हुकूमत को। और इसी पर जो मुख्तलिफ सियासी मुबस्सरीन हैं और एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है, उनका लक है कि वो जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं उसमें वो कामयाब होकर और बचकर निकल जाते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, स्पेशली महंगाई की, आम आदमी जो है वो परेशान है महंगाई की वजह से, और उसका इल्ज़ाम जो है वो देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। और ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन की तरफ देख रहे थे कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर आवाम का बयानिया लेकर, आवाम के मसलों का बयानिया लेकर निकलती तो शायद बहुत अच्छा हो जाता उनकी अपनी सियासत के लिए भी, अपोजिशन की। लेकिन उनके आपस के इख्तलाफात ऐसे सामने आए हैं कि हर कोई अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में है। फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं मजीद। फिरदौस साहब, आप कहेगा कि अपोजिशन अगर इस्तीफे नहीं देती और सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का फैसला करती है, फिर भी लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए एक चैलेंज तो बहरहाल होगा ना, तो इससे निपटने का भी कोई प्लान सोच रखा है हुकूमत ने? देखिए, ये ना खेडेंगे ना खेडन देंगे कि जो पॉलिसी है अपोजिशन की, ये अवाम के मफाद में नहीं है। क्योंकि अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, पाकिस्तान के अंदर सियासी भूचाल रहे, जो बैनुल अक़वामी इदारे या कंपनियां या इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बादल रहें और वो तरजीहात वाजिया ना हो, तो ये मुल्क दुश्मनी है, ये अवाम दुश्मनी है। हमें अवाम के बेहतरीन मफाद में इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका देना चाहिए, और वोट की पर्ची से अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इस हुकूमत को घर भेजने का या दोबारा चुनने का इख्तियार अवाम का होना चाहिए। ये गैर कानूनी और गैर आइनी जो हथकंडे हैं, अपोजिशन को उससे बाज रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे मरियम बीबी और मौलाना फजलुर रहमान को अपनी जो टीम वर्क है उसके अंदर असर नौ जो है वो जायज़ा लेना चाहिए कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की, और वो गलतियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने की वो हुकूमत और अवाम के दरमियान जो मजबूत रिश्ता है उसको सस करने में की। तो हुकूमत और अवाम चट्टान बन के पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के आगे खड़े हैं, और अदारों को मजबूत बनाना, बाख्तियार बनाना और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करना, ये इस हुकूमत का अज़म है। और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करेगी। तो दोस्त साहब, वो तो ठीक है, अपोजिशन की जमातों पर जो तनकीद है वो भी अपनी जगह, लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो महंगाई हुकूमत की सबसे बड़ी अपोजिशन साबित हुई है। चीनी, आटा और घी के बाद अंडे तक महंगे हो गए। कुछ इसका भी मुस्तकिल इलाज सोचा है हुकूमत ने? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारी अपोजिशन से नहीं, हमारी महंगाई से लड़ाई है। हमारी जंग जो है वो अपोजिशन की, PDM की जमातों से नहीं, हमारी जो है वो गुर्बत और अफलास से जंग है। हमारा मुकाबला जो है वो थके हारे लागर किस्म के हमारे सियासी खरीफ जो हैं उनसे नहीं, बेरोज़गारी से है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिनसे हम इंशाल्लाह 2021 में नबरदस्मा होके इनको शिकस्त देंगे, नाकाम बनाएंगे, और अवाम और हुकूमत के रास्ते में खड़ी जो रिलीफ की हर वो एफर्ट है जिसके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उसको हम अबूर करेंगे, और अवाम के सामने हम महंगाई को ख़त्म करके, बेरोज़गारी के जिन को बोतल में बंद करके
मुआशी महाज पे बेहतरी ला के आवाम को सस्ता बरवक्त इंसाफ और मेरिट की हुक्मरानी यकीनी बना। बहुत शुक्रिया। फिरदौस आशिक अमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और आयशा हमेशा बात करती हैं मौसम की, सर्दी की, और सर्दी मौसम, अब मैं मौसम नहीं कहूँगी उमर, जो ठंड है ना उसने बहुत ज्यादा ठंड जो है ना वो डाल दी है चारों तरफ, बहुत ज्यादा बाहर नहीं आना। और कराची में भी अब ऐसी सूरत है, क्योंकि कराची वाले कहते हैं कि जब लाहौर आते हैं तो उन्हें ज्यादा सर्दी लगती है, कि क्योंकि कराची में इतनी ज्यादा सर्दी उन्होंने देखी नहीं होती। फिर दो मौसम होते हैं, गर्मी और ज्यादा गर्मी। कराची में सिर्फ ये दो मौसम होते हैं। लेकिन आज जो खबर आई है वो आई डोंट नो इस वक्त कराची वालों का क्या हाल होगा, क्योंकि 12 साल रिकॉर्ड सर्दी का कराची में टूट गया है और आज कम से कम दर्जा हरारत वहाँ पर 5.6 रिकॉर्ड किया गया है। साबरा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। साबरा, आज तो पब्लिक हॉलीडे हो जानी चाहिए कराची में। आयशा बिल्कुल सही कह रही हैं, कराची का जो मौसम है आज कराची वालों की तवक्कुआत से बढ़कर हो गया, क्योंकि 9:30 का पहली सुबह थी और आज जो है वो कराची में 12 साला मौसम का रिकॉर्ड टूट चुका है। और जो दर्जा हरारत आज रिकॉर्ड किया गया कराची में 5.6, यानी कराची वालों को आज से 12 साल पहले ऐसी ठंड जो है वो महसूस करने को मिली थी। लेकिन महकमा मौसमियात वाले ये कहते हैं कि ये 12 साल रिकॉर्ड तो आज टूट गया है, लेकिन जो ये स्पेल चल रहा है कराची में मौसम का, इस स्पेल से मजीद नए रिकॉर्ड बन सकते हैं और पुराने रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो सकते हैं। तो यानी कराची वाले उम्मीद रख सकते हैं कि मजीद ठंड कराची वालों को इस स्पेल में देखने को मिलेगी। तो इससे कबल जो है वो 2008 में रिकॉर्ड बना था, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन आज जब पहली सुबह है 9:30 की, तो कराची वालों की उम्मीदें मजीद अच्छी हो गई हैं कि शायद ये साल कराची वालों के लिए मौसम के लिहाज से भी बेहतरी लेकर आ जाए। तो आज तो 12 साल रिकॉर्ड टूट गया और कराची वालों को अच्छी ठंड जो है वो सुबह सवेरे ही महसूस करने को मिली है। और साबरा, जो कराची वाले हैं उनको ये पैगाम भी हम देना चाहेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ठंड की उनको आदत नहीं है, तो ठंड में वो बीमार ना हो जाएं कहीं। और इस वक्त जो सूरत हाल कोरोना की है, ठंड में कहा जाता है कि ये मजीद तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा बुरी हालत कर देता है। उबले अंडे खाएं, हलवा जात खाएं और मछली खाएं। आपने मुझे क्या याद करा दिया, बस कर दे, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ और आप जो है ना याद करवा के ना मेरा दिल करने लगता है गाने का। साबरा बतूल हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको 3 इंच की साइकिल और उसको चलाने वाला, उसको बनाने वाला दिखाएंगे और क्यों उन्होंने ये साइकिल बनाई ये भी बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और अब जैसे कि वादा किया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस शख्स से जिन्होंने अंडे पे हाथी खड़ा करने का मुहावरा सच कर दिखाया। लिया के नसर आलम चौहान हैं जिन्होंने 3 इंच की साइकिल बना दी। बिल्कुल, और न सिर्फ इतनी छोटी सी साइकिल उन्होंने बनाई है बल्कि खुद चलाकर भी दिखा दिया है। और उनका ये दावा है कि उनकी ये बनाई गई साइकिल दुनिया की सबसे छोटी साइकिल है और 3 इंच की ये साइकिल 90 किलो वज़नी नसर की सवारी के लिए फिट दिखाई देती है। उमर, किस चीज़ से ये साइकिल बनाई होगी? मैं तो देख रहा हूँ अभी, और आप लोग भी देखें ना, वाकई आप भी हैरान हो रहे हैं कि इसको कोई कैसे चला सकता है। अब ये बात मानने में नहीं आ रही। वो हम दिखा देते हैं ना अपने नाज़रीन को किस तरह से उन्होंने ये साइकिल बनाई है और वो चला के भी हमें दिखा देंगे। नसर आलम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। नसर आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे नाज़रीन को ज़रा अपना तारुफ करवाइएगा और ये जो आपका मुनफरिद शौक़ है, ये वखरा सा जो शौक़ है, इसके मुतालिक भी ज़रा बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नसर आलम चौहान मेरा नाम है। लिया से मेरा ताल्लुक़ है। चौहान फैमिली को यहाँ लिया में रहते हुए 300 साल हो गए हैं। मैं और मेरे बेटे हम दुनिया की पहली साइकिलिस्ट फैमिली हैं। मैंने दुनिया के सबसे छोटे साइकिल तैयार किए हैं और साइकिल तैयार करके फिर उनको चलाकर हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज GNN के थ्रू हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, दुनिया को बता सकें कि GNN के थ्रू हम ये साइकिलिस्ट फैमिली आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। तो उमर, जस्ट इमेजिन, ये अगर आप ये साइकिल चला रहे हो तो मैं तो ना इमेजिन करके ना मुझे ना अजीब लग रहा है थोड़ा सा ये देखे। वो पाकिस्तान का एक हाथ से साइकिल चला रहे हैं भाई। हाँ। क्या बात है। और स्टंट्स इसको कहा जा सकता है। और कंफर्ट चेक करें कितने कंफर्टेबली इसको चला रहे हैं वो। और स्टंट ही कहेंगे हम इसको। अच्छा, ये इतने आइडियाज़, ये इस तरह के आइडियाज़ मैं ये सोचती हूँ ये आते किस तरह से कि इतनी छोटी साइकिल बनाई जाए। और डेफिनेटली इनका अगला हदफ जो होगा वो 2 इंच की साइकिल होगा। 2 इंच की साइकिल बनाई जाए। दफ्तर अगर जाना हो और ये कहा जाता है कि अगर आपने फिट रहना तो आप साइकिल का इस्तेमाल करें, चलाएं। और कोरोना के दिनों बड़ा ट्रेंड साइकिलिंग का हुआ।
ये भाईजान नसर साहब खुद साइकिल चला। अच्छा मुझे याद है मैं कि जब हम छोटे होते थे, आपको याद है या नहीं याद, मैं तो ये देखकर हैरान हूँ। नहीं, जब छोटे होते थे तो जो छोटी छोटी साइकिल्स बच्चों के लिए होती है ना, वो बड़े में बैठ के ना अक्सर चलाया करते थे और उनका भी अक्सर मजाक उड़ाता है। लेकिन अब इन्होंने बाकायदा ये साइकिल 3 इंच की बनाई है। उन्हीं से मजीद बात करते हैं। ये बताइएगा नसर साहब, ये साइकिलें आपके मुनफरिद शौक का शाहकार आई हमें नज़र आ रहा है। इन साइकिलों की ऊंचाई कितनी है और ये इतनी छोटी छोटी सी साइकिलें हैं, इतना वज़न कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? ये साइकिल वाकई ये फ़न का शाहकार हैं, साइंस का शाहकार हैं। ये ईजादात ये कभी कभी होती हैं। ये भी मैंने जो 4 साइकिलें तैयार की हैं, ये भी एक फ़न का शाहकार हैं। इनको तैयार करते हुए मुझे तकरीबन 6 माह लगे हैं। छोटा साइकिल 2 इंच फ्रेम, ये 60 किलो वज़न बर्दाश्त करता है। उससे बड़ा साइकिल 2.5 इंच फ्रेम का साइकिल, ये 80 किलो के करीब वज़न बर्दाश्त करता है। उससे बड़ा साइकिल 3 इंच फ्रेम, ये 90 किलो से ज़्यादा वज़न बर्दाश्त करता है। बड़ा साइकिल जो है 3.5 इंच फ्रेम, 3.5 इंच फ्रेम का साइकिल, ये 100 से ज़्यादा किलो वज़न बर्दाश्त करता है। तो 2 इंच का साइकिल आप कहते इसके बाद बनाएंगे, उन्होंने पहले ही बना लिया, वो उनकी स्पीड वैसी बड़ी तेज़ है। अच्छा ये बताएगा कि नसर साहब, इन साइकिल्स के लिए मटेरियल जो है वो क्या इस्तेमाल किया आपने? तैयारी के मराहिल के हवाले से बताइएगा, ये ख्याल क्यों आया आपके ज़हन में? इतना मजबूत मटेरियल है कौन सा? लोग क्या कहते हैं? जब मैंने इसको डायाग्राम बनाया, उसके बाद फिर मटेरियल इकट्ठा किया। इस मटेरियल को जब मैं एक वेल्डर के पास लेके गया हूँ तो वेल्डर ख़ुद हैरान हो गया था। वो मुझे कहने लगा कि बच्चों के खिलौने जहाँ क्यों लेके आए हो, उसको तैयार करने के लिए। मैंने कहा भाई ये तैयार कर दें, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको कौन सा बच्चा चलाएगा। तो जब ये साइकिल तैयार हो गया पहला तो फिर मैंने वहीं एक पक्की जगह थी, सीमेंटेड फर्श था, वहाँ पे मैंने उसको कहा कि आप कुछ देर के बाद देखेंगे एक छोटा सा बच्चा आएगा, वो इस साइकिल को आपको चला के दिखाएगा। चला के हाथ से पकड़ के नहीं चलाएगा, बल्कि इसकी सीट के ऊपर बैठ के चलाएगा। तो उसी दौरान फिर मैं जो है अपना तैयार होके उसी शॉप पे आया। फिर उस शॉप पे मैंने कहा कि बच्चा आ गया है, अब ये साइकिल चला रहा है। जब मैं साइकिल की सीट पे बैठा, चला के दिखाया, तो वो सभी हैरान हो गए कि एक बच्चों का खिलौना, एक इतना बड़ा आदमी ये साइकिल चला रहा है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ये अपना शौक़ है, फ़न है, इस फ़न को मैंने उजागर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने पूरी दुनिया को बता दिया है, ये एक साइकिल नहीं, मैंने 4 साइकिल तैयार किए हैं। इस साइज़ के पूरी दुनिया में किसी के पास कोई साइकिल नहीं है। और हमारा 2015 से ये चैलेंज है कि दुनिया की कोई फैमिली भी हमारे मुकाबले में आ जाए। हम भी दुनिया की पहली साइकिलिस्ट फैमिली हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं, किसी ने पूरी दुनिया से किसी ने हमारा चैलेंज कबूल नहीं किया। अच्छा नसर साहब, हम फुटेज में देख रहे हैं कि आपके बच्चे भी बड़े मज़े से वो छोटी छोटी सी साइकिलें चला रहे हैं। कुछ इनके बच्चों से भी बात कर लेते हैं। इनके बड़े बेटे का नाम मुजम्मिल नवाज़ है। मुजम्मिल, आप बताएं साइकिल चलाने के अलावा आप और क्या करते हैं और आपके ख्वाब क्या है? सेकंड पार्ट का स्टूडेंट हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल करूँ। और मेरी पूरी फैमिली की ख्वाहिश है कि हम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब से मिलें और पीएम इमरान खान साहब, उनसे भी हम मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो और हमारे ज़िले लिया और हमारे वतन का नाम रोशन हो। मुजम्मिल को फ़ौज ज्वाइन करने का शौक़ है, लेकिन मुजम्मिल वहाँ पे आपको छोटी छोटी साइकिलें नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको बड़े बड़े टैंक्स मिलेंगे जो आपको चलाने पड़ेंगे। मुदस्सिर नवाज़, उनके छोटे बेटे, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, आप बताएं कि आप इस साइकिलिंग के शौक़ को लेकर क्या सोचते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नसर आलम का बेटा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वालिद का नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, जिससे ना सिर्फ लिया बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पूरी दुनिया में रोशन हो। नसर साहब, हमने देखा कि आपके बच्चे भी बड़े जोशो खरोश से ये साइकिलें चलाते हैं। क्या आपने इन्हें साइकिल चलाने पे मजबूर तो नहीं किया या खुद से शौक़ है इनका? ये कहते हैं कि शौक़ का भी कोई मूल नहीं है। ये भी मेरा एक शौक़ था, मेरा एक फ़न था, मेरे अंदर एक फ़न था, उसको मैंने उजागर किया और अपने शौक़ को बाहर लेके आया। आज GNN के थ्रू एक शेर भी पेश कर रहा हूँ। शौक़ था मेरा मुनफ़इल,
तूने उसे जगा दिया, शौक़ था मेरा मुनफ़इल तूने उसे जगा दिया, दिल था कि मुनफ़इल रहा शौक़ का दिल बढ़ा दिया। इन साइकिलों को तैयार करते हुए मुझे तकरीबन 6 माह लगे हैं। इन 6 माह के दौरान ये साइकिलें जो तैयार की हैं मैंने, इन पे हज़ारों रुपए खर्च हुए हैं, लमसम 50,000 इन पे, क्योंकि इनको बनाया गया एक बार, फिर काटा गया, फिर बनाया गया, ये 5-5, 6-6 बार इनको बनाया भी गया है और काटा भी गया है। इसलिए शौक़ का कोई मोल नहीं है। मैंने अपनी जेब से खर्च किए हैं, किसी से एक पैसा लेके ये साइकिल तैयार नहीं किए, अपनी जेब से ये साइकिल तैयार किए हैं। जहाँ भी इसका कोई काम कराना होता था उसको पेमेंट दे के, पैसे दे के ये साइकिल मैंने खुद तैयार किए हैं। ठीक है, शौक का कोई मोल नहीं। नसर चौहान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शेर जब कुछ सुनाता है ना तो मुझे आप याद आ जाते हो। मैं उनका शेर सुना है, चलिए इस बारे याद तो है। कमाल शेर उन्होंने सुनाया है। उमर इस बहाने शेर हो जाए आज। नहीं शेर अभी आप रहने दे, फिलहाल मुझे याद तो करने देना। अच्छा, एक बात जो कह रही थी कि अब इसके बाद ही क्या करेंगे, मैं ये सोच रहा था जब इनसे गुफ्तगू हो रही थी, कहीं इसके अंदर मोटर लगा के, इंजन लगा के इसको मोटरसाइकिल बना के ना पेश कर दे कि 3 दिन की मोटर, कोई वो अपने फन की बात कर रहे हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं इसी नोट पर। इसके बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया है। क्या है वो पैकेज, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब एक अच्छी खबर अपने नाज़रीन को देते हैं और वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शोबा तामीरात में सरमायाकारी करने वालों को दी गई एमनेस्टी की मुद्दत में इजाफे का ऐलान कर दिया है। शोबा तामीरात में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे, जबकि फ़िक्स टैक्स रजीम जो है उसको भी 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि तनख्वाहदार तबके के लिए कम लागत तामीराती मनसूबों के हवाले से भी पैकेज दिया गया है। 5 मरले के घर पर 5% से ज़्यादा सूद नहीं होगा। पहले 1 लाख घरों पर 3 लाख रुपए की ग्रांट भी मिलेगी। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आप वक्त के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा कि वज़ीर आज़म ने तामीराती शोबे के लिए जिस पैकेज का ऐलान किया है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पहले से इसका तकाजा कर रही थी। पाकिस्तान में मईशत का पहिया चलाने के लिए ये ऐलानात किस कदर अहम है? देखें, तामीराती शोबा पाकिस्तान में वो शोबा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम करने वालों की तलब होती है। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है और तीसरा IT सेक्टर है। तो अगर आप देखें पाकिस्तान में मजमूई तौर पे अगर पिछले 6 महीने में दुनिया से मुख्तलिफ नज़र आई है इस कोरोना की वबा में, उसकी वजह ये थी कि वज़ीर आज़म ने जो है तामीराती पैकेज दिया था और कबल वक्त लॉकडाउन खोल दिया था, जिसके से हमने देखा कि मईशत की सरगर्मियाँ भी बढ़ी थी। बट हैरत अंगेज़ बात ये थी कि उस वक्त सिर्फ 7 माह के लिए ये एमनेस्टी स्कीम दी गई थी। ये तामीराती शोबा है, जो एक कनाल का घर भी बनाए तो वो साल सवा साल में बनता है, तो इसके लिए तवील मुद्दत की जो है देने की ज़रूरत थी। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, समझ लें कि लगभग 1 साल से जो है उस पैकेज को बढ़ा दिया गया है। लोगों का खदशा था कि IMF और FATF की वजह से ये शायद ना कर सके हुकूमत, लेकिन मैं हमेशा से कहता था कि ये तामीराती शोबे का कोई ऐसा क्रिमिनल मनी या ब्लैक मनी ज़रूर है, लेकिन वो अनटैक्स ब्लैक मनी थी जो नॉन क्रिमिनल या टेररिज्म फाइनेंसिंग में यूज़ नहीं होती। तो आज के ऐलान जो ऐसा लगता है कि IMF से जो है गो हेड मिलने के बाद हुआ है। मुज़म्मिल साहब, मजमूई तौर पर अगर हम इस पैकेज को देखें तो इसमें सरमायाकारों और बिल्डर्स के लिए मुराद का ऐलान किया गया है, क्योंकि डेफिनेटली वो लोग इसका तकाजा भी कर रहे थे। लेकिन एक मुतवस्सित तबके का शख्स जो 5 या 10 मरले का घर बनाना चाहता है, इसका ख्वाब देख रहा है, इस पैकेज का उस शख्स को कैसे फ़ायदा होगा? देखें, 1 लाख घर अभी बनेंगे और फिर आगे जब ये 1 लाख बन जाएंगे तो उसके बाद मजीद घर बनेंगे। जो छोटे घर लेने वाले हैं वो उतना ही उनको जो है मुश्किल होता है घर लेने के बानिस्बत बड़े घर लेने वालों के। जो बड़े घर लेते हैं उनकी आमदनी भी होती है, उनके पास असासाजात भी होते हैं। वज़ीर आज़म ने अगर आप देखें तो शुरू के 3 लाख भी बोला कि हुकूमत देगी और उसके अलावा शरह सूद भी 5% है। तो जिस शख्स का किराए का घर है, अगर वो छोटा घर लेता है तो उसको लगभग किराए के बराबर ही उसको अपनी छत मिल जाएगी। दूसरी बात इसमें जो सबसे अहम ये है कि लोग शायद बहुत सारे बात ये करेंगे कि बड़े सरमायाकार, बड़े बिल्डर और उनके लिए ये स्कीम है। मैं ये समझता हूँ कि एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका है, ख़ासतौर पे नौजवान जो नौकरियों की तलाश में। अगर ये 1 लाख या 2 लाख या 2.5 लाख घर बनते हैं तो इसमें जो है औसतन जो है हर घर में जो है 40 से 50 आदमी काम करेंगे। तो इससे जो रोज़गार पैदा होगा वो सबसे अहम चीज़ है कि मुल्क में रोज़गार मिले ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हों, और जब वो रोज़गार मिलेगा
तो मईशत पे वापस खर्च करेंगे अपने खाने पीने ओढ़ने बिछेने में, तो मज़ीद कारोबार चलेंगे। तो ये एक, इसको आप इस तनाजुर में देखेंगे, इससे रोज़गार कितना फैलेगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान में अमूमन ये देखा गया कि बिल्डर्स प्रोजेक्ट तो बड़े ज़ोरों शोर से शुरू करते हैं और लोग उसमें बुकिंग भी करवा देते हैं, मगर फिर ये प्रोजेक्ट्स कई साल तक लटक जाते हैं। तो इस पैकेज में ऐसी किसी शर्त का जिक्र नहीं जो बिल्डर्स को महदूद वक्त में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का पाबंद बनाए, तो क्या हुकूमत को इस तरह भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए? मुझे खदशा मुझे भी है, और मैं समझता हूं कि इस स्कीम में हुकूमत को इंश्योर करना होगा, क्योंकि एक आम आदमी 3-5 लाख या 10 लाख जमा कराएगा, उसकी वो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। तो हुकूमत, क्योंकि माजी में क्या हाल में भी ऐसा होता है कि कराची और इन शहरों में जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, बड़ी हाउसिंग, बड़े नाम है, अब तो वो भी जो है अपनी डिलीवरी नहीं दे रहे। अपार्टमेंट्स हैं कराची में, हर दूसरा तीसरा अपार्टमेंट जो है उसका इशू है। हुकूमत को ये इंश्योर करना पड़ेगा और इसकी एक इंश्योरेंस बनानी पड़ेगी। अगर वो बिल्डर किसी सूरत में नहीं देता तो वो आवाम को कंपनसेट किया जाए जिन्होंने बुकिंग की हुई है। बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत हैं, और उन्होंने तो बड़ी तारीफ़ की है इस प्रोजेक्ट की कि इससे डेफिनेटली जो आम लोग हैं उनको अपने घर बनाने में भी आसानी होगी, और एक घर बनने में जो 40 से 50 मजदूर काम करते हैं तो डेफिनेटली उससे रोज़गार के मौके जो हैं, और कहा जाता है ना कि इस इंडस्ट्री से पता नहीं कितनी ज़्यादा और इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई होती हैं, तो उनके भी रोज़गार चलेंगे, कोई शक नहीं। और इसके साथ ही यहीं से हमारा जो आज के शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है और 2021 शुरू हो चुका है। 2021 में जैसे कि हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि रोज़गार बढ़ेगा, मईशत जो है वो बेहतर होगी, ये दुआ है, सेहत तंदुरुस्ती की दुआएं हैं। 2020 जो गया सो गया, उम्मीद का साल है ना 2021, तो हमें अपनी उम्मीदें जो है ना बना के रखनी है इस साल से, 2021 से, और यही उम्मीद है कि मजीद अच्छी इस तरह की खबरें उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें एफर्ट्स भी करनी है, अपना कंट्रीब्यूशन भी हमें करना है। बिल्कुल दुआ के साथ इस साल का आगाज़ कीजिए, और इंशाल्लाह इस साल जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें भी आएंगी, और ये कोरोना की वबा से अल्लाह करे हम सब की जान छूट जाए। दुआ भी करें, दवा भी करें और ख्याल भी रखें, एहतियात भी कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो गया है। कल एक मरतबा, कल नहीं पीर को एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।